Yes. So now you're able to see my screen. दिख रही है ना सबको? Yes. Hello. Okay. क्या क्वेश्चन कोई बोलेगा? लास्ट क्वेश्चन क्या था मानसी? क्या क्वेश्चन था वो? Sir, x plus y square plus y plus 1 equal to 0. X plus y square plus y plus 1 equals to 0. All right. तो इस क्वेश्चन में भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना होगा. आई थिंक दैट पार्ट इज वेरी मच क्लियर. Y square plus y. So what should we add and subtract to complete the square? सर x स्क्वायर था सर क्वेश्चन. स्क्वायर था कि y स्क्वायर था? दोनों स्क्वायर था. सर y स्क्वायर. दोनों का सर दोनों स्क्वायर नहीं था, सिर्फ y बन स्क्वायर Sir, था. दोनों स्क्वायर तो पैराबोला ही नहीं होगा ना. हाँ, फिर पैराबोला बनेगा ही नहीं, फिर तो ये सर्कल हो जाएगा. सिर्फ y अगर x स्क्वायर था स्क्वायर सर. प्लस y स्क्वायर भी आ गया ना तो ये सर्कल बन जाएगा. So it should be only y square. In case of a parabola, it should be only y square. Otherwise अगर x square आता है, हो सकता है, मैंने तुम्हें बताया भी है कि जनरल इक्वेशन है h square equal to a भी सेटिस्फाई हो रहा है, फिर xy की टर्म भी आएगी. अगर x square यहाँ पे आया तो फिर x into y वाली टर्म भी आनी चाहिए, है ना. Anyways, so by completing square, what do you get, Mansi? Y plus 1 by 2 whole square equals to minus x minus 1 plus 1 by. Yes. So which is, if I take minus common, minus x and what? Plus 3 by 4. 3 by 4. So this part is very much clear, right? सबको पता है कि how to complete the square, and why are we completing the square? Because now we can compare this with y square is equal to 4ax. So किस part में confuse था मानसी? डायरेक्ट्रिक्स निकालने में, right? Yes, डायरेक्ट्रिक्स sir. की इक्वेशन क्या होती है? For Y this, is equal to minus a. no. It is x equals to minus a, X no? is equal to minus a. Yes. So it is for directrix, it is x equals to minus a. So what is x? In this case, x is x plus 3 by 4. And what is the value of a? So a, this 4a is minus 1, right? 4a equals to minus 1. So what is a? A is Minus 1 by 4. minus 1 by 4. And that's it. So what is the equation of directrix? X equals to minus 3 by 4 plus 1 by 4, which is minus half. So x equals to minus half is the directrix. Understood? समझ में आ गया? सर यही आया था पर डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट साइड पे पीछे आता है. हाँ. नहीं अच्छा पीछे आता है. ओके, तुम्हें उसमें कंफ्यूजन हो रहा है. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. हमेशा देखो, जब तुम इसको प्लॉट करोगी तो दिस लाइन इज x इक्वल्स टू माइनस हाफ. अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये y एक्सिस के राइट में होना चाहिए, तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है. अब देखो ना, ये x इक्वल्स टू माइनस हाफ हो गया, ठीक है. इसका वर्टेक्स क्या है? minus 3 by 4 and minus 1 by 2. इनफैक्ट इसका वो भी निकाल लेते हैं. इसका एक्सिस क्या होगा? इसका एक्सिस होगा y इक्वल्स टू माइनस हाफ, है ना. So axis is y equals to minus half. ठीक है. अब इसका वर्टेक्स क्या है? इसका वर्टेक्स होगा माइनस 3 by 4 कॉमा माइनस हाफ. देखो माइनस 3 by 4 कॉमा माइनस हाफ, यहाँ पे कहीं वर्टेक्स है. इनफैक्ट बहुत दूर नहीं होगा, तो यहाँ पे कहीं वर्टेक्स है इसका. तो ये जो पैराबोला है ना, वो कुछ ऐसा बन रहा है इस तरीके से. So it is not necessary that directrix will be on the opposite side compared to parabola with respect to y axis. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि y axis के एक साइड में पैराबोला होगा, दूसरी साइड में डायरेक्ट्रिक्स होगी. ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. ओके, बस जो फोकस होगा और जो डायरेक्ट्रिक्स होगी उसके बीच में वर्टेक्स होना चाहिए हमेशा. ये चीज वेरीफाई करनी होगी. y एक्सिस और x एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम कुछ नहीं बोल सकते, वो तो शिफ्टिंग है ना. जितनी ज्यादा शिफ्टिंग होगी उतनी ज्यादा उधर डायरेक्ट्रिक्स भी चलेगी उस साइड. ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत हो, तुमने सही आंसर निकाला. ठीक है. और किसी को डाउट है तो तुमने किए थे ना वर्ड्स?
यस सर। तूने भेजा तो नहीं? सर भेजे हैं, आपने देखा भी है। मैं किसी और नाम सेव कर रखा है क्या? ओके। और किसी को किसी बारे में कोई डाउट है? बताओ। तो ये तीनों पार्ट्स अगर तुमसे हो रहे हैं तो फिर ये समझो कि तुम्हारी जो फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की वो तुमसे हो रही है, पैराबोला की, है ना? विच इज वेरी गुड स्टार्ट। अब आज हम थोड़ा सा एनसीईआरटी से ऊपर जाएंगे। डेफिनेटली हम मेन के रियल में एंटर करेंगे और फिर एडवांस में। तो यहां तक समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, इससे पहले हम आगे बढ़े। किसी को भी कोई डाउट हो। अभी तक हमने सीखा क्या है? हमने टर्म सीखी है, पैराबोला की डेफिनेशन सीखी है, और जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो सबको पता होनी चाहिए, राइट? लैटस रेक्टम से लेके फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, एवरीथिंग, सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में कहीं ना कहीं वर्ड यूज होगा। डबल ऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल, तो ये पता होना चाहिए डबल ऑर्डिनेट क्या है, फोकल कॉर्ड। इनफैक्ट आज का जो हमारा पॉइंट है, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। तो आज का हमारा पॉइंट है फोकल कॉर्ड बेस्ड, जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आई मीन स्कूल के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट मेन और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलराइट, सो क्या होती है भाई फोकल कॉर्ड? सबको पता है व्हाट इज अ फोकल कॉर्ड। बताओ क्या होती है भाई फोकल कॉर्ड, बताओ। फोकस से पास करने वाली लाइन। फोकस से पास करने वाली कॉर्ड, सही बात। सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, और ये है उसकी फोकल कॉर्ड। अब फोकल कॉर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज हम डिराइव करना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज जानना चाहते हैं, बट इसके पहले कि हम फोकल कॉर्ड पे आए, एक्चुअली ये जो पॉइंट है जहाँ जिनको हमने ज्वाइन करके फोकल कॉर्ड बनाया है, इन पॉइंट्स के बारे में एक डिस्कशन बाकी है। सो बिफोर फोकल कॉर्ड, दिस वेरी स्मॉल पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर तुम्हें याद हो, हर कोनिक सेक्शन में हमने एक पैरामीट्रिक इक्वेशन डिराइव की है। स्ट्रेट लाइंस में, सर्कल्स में, याद है किसी को? स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या थी? एनीवन? व्हाट इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? x minus x1 r. x minus x by cos theta equals to y minus y1 by sin theta equals to r. And why do we call this parametric equation? इसका नाम पैरामीट्रिक इक्वेशन क्यों है भाई? Because now we can represent x and y both in terms of r. R is a parameter. यानी एक सिंगल पैरामीटर की टर्म्स में हम x और y को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ अ स्टैंडर्ड सर्कल, याद है? अगर स्टैंडर्ड सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर में पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या थी, याद है? एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, एंड वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। बताओ, याद आ रहा है? Why did we use a cos theta, a sin theta? And how does it work? कैसे काम करता है? If you will substitute x equals to a cos theta, y equals to a sin theta in this equation, it will always satisfy. The reason is cos square theta plus sin square theta 1 होता है,
तो इसका एडवांटेज क्या मिलता है? हाउ दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड, पता? सर थीटा क्या फाइंड एडवांटेज? कर सकते हैं। थीटा फाइंड कर सकते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मुझे सर्कल पे दो वेरिएबल्स में point- रिड्यूस हो जाता है। हाँ, जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, तो अब तुम सिंगल वेरिएबल की टर्म में पॉइंट को अज्यूम कर सकते हो। अगर मुझे सर्कल पे कोई पॉइंट अज्यूम करना है, मान लो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और मुझे उस पर कोई पॉइंट अज्यूम करना है, तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ लेट द पॉइंट बी cos थीटा कॉमा sin थीटा, वेयर व्हाट इज थीटा, यू नो ऑलरेडी थीटा क्या चीज है, राइट? सिमिलरली अगर हम स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करें, फॉर एग्जांपल y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, so I want you to select a single parameter, एक ऐसा पैरामीटर जिसमें x और y दोनों को रिप्रेजेंट किया जा सके, और फिर वो x और y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा हमने क्यों यूज किया? बिकॉज हमको पता है कि यहाँ पर स्क्वायर करके ऐड करना है, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। बट देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई दोनों साइड स्क्वायरिंग करके हमने ऐड नहीं किया, एक साइड में स्क्वायर है एक साइड में नहीं, तो जरूरी नहीं है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही यूज करें, ठीक है? ये पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। तो कैन यू गेस, मैं फिर बहुत डायरेक्शन क्या है सोचने की, कि एक्स और वाई की एक ऐसी वैल्यू जो कि फिक्स ना हो, फिक्स वैल्यू की बात नहीं हो रही है, वेरिएबल हो, लेकिन इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करे, ऑलवेज। सोच सकते हो? नहीं? अच्छा, ये चीज ऑब्जर्व करो कि लेफ्ट हैंड साइड में एक परफेक्ट स्क्वायर, देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक परफेक्ट स्क्वायर, राइट? अगर लेफ्ट हैंड साइड एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो राइट हैंड साइड भी तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब बताओ, अगर मुझे x को कुछ अज्यूम करना है, x को मैं कुछ ऐसा अज्यूम करूं कि राइट हैंड साइड भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो क्या ऑप्शन है मेरे पास? A ए। अगर मैंने x इक्वल्स टू a लिख दिया तो ये फिक्स हो गया, ये वेरिएबल नहीं है। रिमेंबर, a इज अ कांस्टेंट फॉर अ फिक्स्ड पैराबोला, a इज अ कांस्टेंट, you have to introduce a variable, a parameter, right? x equals to a will be a fixed point, मतलब x equals to a डालोगे तो फिक्स पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, a, 2a, a, -2a। सर एक cos स्क्वायर थीटा से। cos स्क्वायर थीटा की जरूरत क्या है? मतलब हाँ यहाँ पे कोई 80 स्क्वायर, बिल्कुल तुमने अच्छा सोचा, cos स्क्वायर तुमने किया, इसे स्क्वायर रहे, तो मैं कह रहा हूँ कि cos स्क्वायर की जरूरत क्या है? 80 स्क्वायर, x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर। अब इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम समझ चुके हो ना कि मैंने 80 स्क्वायर क्यों, वाई टी स्क्वायर, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, so I want to make right hand side also a perfect square. So if you substitute x equal to 80 square in this equation, what will you get? You will get y square equals to 4a square t square. And yes, we will get multiple values of y, out of which one value is 2at. That 2 is true for t belongs to r. तो ये है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ y square equals to 4ax, और इसका केवल एक यूज है, सबसे अच्छा यूज है वो ये है कि अब आपको किसी पॉइंट को अगर अज्यूम करना हो पैराबोला पे, तो हम अज्यूम कर सकते हैं। If a point is to be assumed, can be 80 square comma 280. And what is the advantage? Now this point has only one parameter and you don't have to use the equation of parabola anymore. अब तुम्हें पैराबोला की इक्वेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, because y square equal to 4x तो सेटिस्फाई हो ही रहा है, और आगे चलकर तुम्हें दिखेगा कि ये कितना यूजफुल है। So for y square equals to 4x, the point you have to assume is 80 square comma 2. So remember, we have one more standard parabola, which is in this form: x square equals to 4ay. बताओ, for x square equal to 4ay, what will be the parametric equation? Parametric equation क्या होगी?
आई डोंट थिंक इट्स हार्ड टू कॉम्प्रिहेंड कि भाई x और y इंटरचेंज हो गए सर आपस में। 280 comma 280 80 comma 80 square. 80 comma 80 square. परफेक्ट। 280, 80 x और y आपस में इंटरचेंज हो गए। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इस पूरे पॉइंट का पर्पस क्या है। इस पूरे पॉइंट का पर्पस है तुम्हें बताना कि आगे कभी तुम्हें जरूरत फील हो कि पैराबोला पे मुझे एक पॉइंट रैंडम अज्यूम करना है, एक वेरिएबल पॉइंट अज्यूम करना है, तो x1 y1 x2 y2 अज्यूम करने की बजाय अज्यूम करो 80 स्क्वायर कॉमा 2 ऑब्वियसली ऑन स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4a। सर ग्राफिकली ये t क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? हाँ, t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन। t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आई विल कम टू इट लेटर बिकॉज t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हें पता चलेगा, बट अभी रुक जाओ, बताता हूँ मैं। हाँ, तो इसको नोट कर लो, t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में तुम्हें बताया जाएगा। याद है, पर नोट करो। हालांकि इसको एक्सप्लेन करने के बहुत तरीके हैं, जो मुझे बेस्ट एक्सप्लेनेशन लगता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। वैसे तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पैरामीटर t है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और देखते हैं। तो वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन, जैसे ये हमारा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और मैंने ये पॉइंट अज्यूम किया 80 स्क्वायर कॉमा 280, राइट। नाउ इफ यू ज्वाइन दिस पॉइंट टू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर दो, करेक्ट, एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। कैन यू फाइंड tan थीटा? क्या तुम लोग tan थीटा फाइंड कर सकते हो? क्या तुम इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हो? बताओ। जल्दी बताओ, स्लोप तो सबको निकालना आता है ना यार। हाँ सर। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कहा गया विमान? विमान, विमान। सर 2 upon t आएगा। 2 by t, tan theta is 2 by t, बिल्कुल सही है। So what is t? t is 2 by tan theta, 2 cot theta. One of the explanations कि भाई यहाँ पे जो पैरामीटर t है वो क्या है, तो वो t जो है वो 2 by m है। What is m? m is the slope of the line joining vertex to this point, 2 by m, है कि नहीं? तो ऐसे तुम्हें बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, बट द बेस्ट एक्सप्लेनेशन that will come later. This is one of the explanations कि t क्या है? t is 2 upon the slope of the line which is formed by joining vertex to this point. ठीक है? क्यों भाई, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो एक कन्वेंशन तुम याद रखना, जस्ट टू सेव सम टाइम, कि आगे जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा हो। तो मैं लिखा p और ब्रैकेट में डाल दिया t, so I will only give you parameter, okay, and this should be automatically understood कि अगर मैं t लिखा हुआ है, that means I want to represent the point 80 square comma 280. Suppose मैंने लिखा है t1, p brackets t1, that means the point is now 81 square comma 281. Parameter t is changed to t1. So I will just give you parameter because you already know that the coordinates of the pointer are 80 square and 280. तो t की जगह t1 हो सकता है, t2 हो सकता है, that you have to remember. So let's try and solve a problem, and the result of this problem is very important. जो result अभी आने वाला है वो important है, उसको याद रखना, ठीक है? Find equation of a chord. Find equation of a chord formed by
formed by joining P T1 Q T2 for y square equals to 4x. तो एक बार फिर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है कि हमारे पास पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला. Take one point here, take another point here, P and Q. And you just have to find the equation of this straight line, which is a chord. So I don't think इस क्वेश्चन का पैराबोला से कोई भी मतलब है, because हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स हैं. As I explained, when I say PT1, that means coordinates of this point P are AT1 square comma 2AT1. And coordinates of point Q will be AT2 square comma 2AT2. है कि नहीं? तो अगर तुमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या? यस. तो मानसी, हाउ विल वी अप्रोच दिस प्रॉब्लम? कैसे स्टार्ट करेंगे? Any inputs? How do you find the equation of a line? Sir, 2-point form से. 2-point form, ना? Yes. 2-point form. In fact, अगर मैं इसका slope find कर लूं, क्या होगा इसका slope? Slope 2 by T1 plus. हाँ, very good. By y2 minus y1, 2AT1 minus 2AT2 divided by AT1 square minus AT2 square. तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, बताओ क्या आएगा? सिंप्लीफाई करो. भाई a कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो गया. Sir, 2 by T1 plus T2. Yes, 2 by T1 plus T2. We are cancelling these two factors because they are not zero. T1 is not equal to T2. These two are separate points. All right. तो ये हमारे पास स्लोप आ गया, और एक बार तुम्हें स्लोप मिल गया तो आई थिंक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना अब तो वाली मुश्किल नहीं है. क्या होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर स्लोप पता हो तो? स्लोप पॉइंट फॉर्म. So y minus y1 equal to m into x minus x. Very good. So y minus 2AT1 2 by T1 plus T2 स्लोप हो गया x minus AT1 square. अगर तुम चाहो थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल T1 plus T2 by 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ये जो पूरी चीज है ना, इसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. माइनस 2AT1 T1 plus T2 by 2 equals to x minus AT1 square. X minus AT1 square. क्या होगा भैया सिंप्लीफाई करने के बाद? माइनस 81 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. माइनस 81 स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या आया? x minus y T1 plus T2 by 2 और प्लस T1 T2. a T1 T2 equals to 0. तो ये रही हमारी कॉर्ड की इक्वेशन. AT1 स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, AT1 T2 बच गया. अब ये मैं बता दूं कि ये कॉर्ड की इक्वेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में. भाई इंपॉर्टेंट मतलब ठीक है, अगर मुझे ये याद नहीं है तो 2 स्टेप में डिराइव कर लूंगा, लेकिन बात ये है कि जिस क्वेश्चन में 2 मिनट लगने वाले हैं, हो सकता है 2-3 स्टेप सेव हो जाए तो हमारे पास 30-40 सेकंड बच जाए हमारे,
और हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, तो बताइए 25 क्वेश्चंस इन मेन, एडवांस में 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट। तो जितना टाइम सेव हो सकता है उतना अच्छा है, इसलिए रेकमेंडेड है कि ये इक्वेशन याद, x माइनस वाई टी वन प्लस टी टू बाई टू प्लस ए टी वन टी टू इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसको लिख लो और उसको याद रखना। क्या किसी को पता है, मतलब ये एक दिस इज सिंपली ऑसम दैट हम कॉर्ड की हेल्प से टेंजेंट तक पहुंच सकते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट, बता सकता है? एक कॉर्ड, या कॉर्ड कह लो या सीकेंट, चलो सीकेंट, एक सीकेंट और एक टेंजेंट में क्या रिलेशन होता पर कॉर्ड दो जगह पर इंटरसेक्ट है? करता है कॉर्ड, और टैंजेंट एक ही पॉइंट पे। कॉर्ड दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही होगी, मतलब अगर ये सेकेंड डिग्री का है 2 ही पॉइंट्स होंगे, और टेंजेंट जैसी डेफिनेशन बताई जाती है कि एक पॉइंट पे टच करके निकलती है। तो क्या प्रोसेस होगा कॉर्ड को टेंजेंट बनाने का? आई मीन आई वांट टू कन्वर्ट अ सीकेंट इनटू अ टेंजेंट, ऐसे ही जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट, कोई मतलब नहीं है बहुत ज्यादा इससे, हम टेंजेंट को अलग से पढ़ेंगे, बट फिर भी एक समथिंग रियली ऑसम। सोचो एक कॉर्ड को टेंजेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस होगा ना, ये सर जो दो पॉइंट्स होंगे उन्हें इक्वल कर देंगे, मतलब मर्ज हो जाएंगे दो यस, पॉइंट ये जहाँ पॉइंट जो पर है हमारा, कॉर्ड जैसे ये इंटरसेक्ट क्यू है, करे। ये अगर घूम के पी के बहुत क्लोज पहुंच जाए तो एग्जैक्टली कोइंसाइड मत करवाओ, तुम ये समझो कि ये क्यू जो है वो पी के बहुत क्लोज पहुंच गया, लिमिट्स तुम्हारी स्टार्ट हो चुकी होगी। तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि एक ऐसी लाइन हो जो पैराबोला को अभी भी 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, but these 2 points are infinitesimally close, and when two things are infinitesimally close, in a way they are coinciding. Actually theoretically they are not coinciding, उनके बीच में एक 0 प्लस है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इट इज द लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, इट इज एज इंटरेस्टिंग एज इंफिनिटी। बट ये मान लो कि ऐसे 2 पॉइंट्स हैं, तो ये जो कॉर्ड तुमने भी बनाई है, ये कॉर्ड कुछ और नहीं है, टेंजेंट ही तो है, बिकॉज दिस कॉर्ड is cutting the parabola at two infinitely close points. In other words, it is touching the parabola. तो मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सिंपल सा एक हिंट है कि अगर मुझे मान लो कोई पॉइंट पैराबोला पे या कहीं दिया हुआ है, मुझे पैराबोला पे, सर्कल पे, किसी भी कर्व, सेकेंडरी कर्व पे एक पॉइंट दिया हुआ है और कहा गया कि टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, तो एक बहुत सिंपल सा काम हो सकता है कि हमारे पास अगर कॉर्ड की इक्वेशन है, T1 T2 में इक्वेशन है, तो बस यहाँ पे T2 विल बी अप्रोचिंग टू T1, यानी जहां जहां T2 लिखा हुआ है उसको T1 लिख दो एंड यू विल गेट योर आंसर। तो क्या होगी तुम्हारी टेंजेंट की इक्वेशन, पता है? यहाँ पे जहां जहां पे T2 लिखा हुआ है वहां पे T1 लिख दो एंड यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, विच इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। हम बाद में उसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हम नहीं पढ़ेंगे, फोकल कॉर्ड के बाद इसको इस पे आएंगे। तो क्या होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? देखो x माइनस y वाई t1 हाँ वाई प्लस plus at1 square. टी1 स्क्वायर, है ना? देखो आगे। तो कॉर्ड की इक्वेशन से हम टेंजेंट की इक्वेशन इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है? एनीवेज, अभी तुम्हें यूजफुल लगा हो ना लगा हो, लेकिन है बहुत ही अच्छी ट्रिक, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें लिमिट्स में मिल सकता है। कैलकुलस में लिमिट्स तुम्हारी स्टार्ट हो चुकी होगी, तो वहां पर तुम्हें इसके क्वेश्चंस मिल सकते हैं। एनीवेज, अब हम आते हैं फिर से, जो मैंने ऊपर पॉइंट लिखा था, चलो मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, फोकल कॉर्ड पे अब आते हैं, क्योंकि ये पॉइंट कवर करना जरूरी था। अब आते हैं फोकल कॉर्ड पे, फोकल कॉर्ड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। Sir, Mansi is in waiting room. ओके,
ऑप्शन इनेबल नहीं था, अब ठीक है। सॉरी गाइस, सॉरी टू मेक यू वेट, मुझे पता ही चला। ओके, सो वी हैव जस्ट कवर्ड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, मानसी एंड अर्णव। वेरी Okay, मिस, तुम दोनों का मिस हुआ गया ये पार्ट पूरा? सर स्लोप से मिस हो गया। स्लोप से मिस हुआ, ओके। स्लोप हम निकाल चुके थे 2/t1 + t2, एंड देन आई यूज्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये देखो, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया मैंने, y - y1 slope x - x1, and then I simplified, we have reached here. तो ये इक्वेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को याद रखना है। This is the equation of a chord which passes through two points t1 and t2, but remember this is true only for standard parabola y square equals to 4ax. So our next point and important point is focal chord and its properties. Focal chord क्या होती है सबको पता ही है, अब देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो फोकल कॉर्ड क्या है ये सबको पता है, राइट? लेट्स से दिस पॉइंट इज a t1, this point is b t2, and the equation of parabola is y square equals to 4ax. अब फोकल कॉर्ड क्या है सबको पता है, इट इज द कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। इसमें किसी कोई डाउट तो है नहीं। कॉर्ड अगर पासिंग थ्रू फोकस है तो वो स्पेशल बन गया, राइट? इट इज नॉट एनी कॉर्ड। कोई भी दो पॉइंट्स हमने ज्वाइन नहीं कर दिए। हमने जैसे एक पॉइंट सेलेक्ट किया होगा, मान लो मैंने ए को सिलेक्ट किया, तो ये कॉर्ड फिक्स हो गई, बिकॉज ए को सिलेक्ट करते ही फिर वो एस से तो पास होनी है ना। दिस इज ए यूनिक कॉर्ड। अभी अगर ये एक पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद फिक्स हो गई है, तो जो t1 t2 है इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, है ना? तो जो पहला पॉइंट है यहाँ पर हमारा, डेफिनेशन की कोई जरूरत है नहीं, हमको पता है ऑलरेडी। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फोकल कॉर्ड, we want to derive the relation between parameters t1 and t2 if chord formed by joining t1 and t2 is a focal chord. तो ये हमारा पहला पॉइंट है। बताओ, तुम खुद सोच के बताओ कि ये रिलेशन t1 और t2 के बीच में कैसे डिराइव किया जाए। सबको समझ में आ रहा होगा कि कोई ना कोई रिलेशन तो है, क्योंकि t1 को फिक्स करते ही t2 अपने आप फिक्स हो जाएगा। सर पहले हम लोग लाइन की इक्वेशन निकाल के फोकल पॉइंट डाल के फिर निकाल सकते हैं। परफेक्ट। बहुत सारे तरीके हैं। 3 कोलिनियर पॉइंट्स, तो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए जो प्रॉपर्टीज तुमने पढ़ी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, स्लोप इक्वेट करना, बट तुम्हें बॉदर नहीं करना है, तुम्हें वो सब चीजें जरूरत नहीं है, बिकॉज बिल्कुल सही बात है कि अगर हमको ए बी की इक्वेशन पता है, सो व्हाट इज स्पेशल, फोकस विल सेटिस्फाई दैट इक्वेशन बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू फोकस। और इसी दिन के लिए देखो हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी और मैंने कहा था उसको याद रखो। सो लेट्स प्रोसीड। हमको पता है कि इक्वेशन ऑफ ए बी इज व्हाट, x माइनस वाई, ये देखो t1 + t2 by 2 एंड प्लस a t1 t2 इक्वल्स टू 0, राइट? तो हमको ये चीज ऑलरेडी पता है। नाउ फोकस, दैट इज a, 0 satisfies the first equation, straight line। तो जरा सेटिस्फाई कराओ भाई a, 0 को, और मुझे बताओ क्या आता है। If a, 0 satisfies this equation,
टेल मी व्हाट इज द रिलेशन वी हैव इन T1 T2? T1 T2 में क्या रिलेशन आ रहा है बताओ? T1 T2 is equal to -1. T1 T2 equals to -1. वेरी गुड भाई, x को हमने a रख दिया, ये पूरा पार्ट 0 हो गया और यहाँ पे आ गया a T1 T2 equals to 0. So this implies, साफ दिखाई दे रहा है कि a भी हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा T1 T2 equals to -1. So focal chord की पहली प्रॉपर्टी, एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है कि अगर T1 और T2 से पास होने वाली कॉर्ड फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 इक्वल्स टू -1 होगा भाई. फॉर एग्जाम्पल क्या क्या यूज हो सकता है इसका, इस प्रॉपर्टी के क्या क्या यूज हो सकते हैं? यूज तो खैर बहुत सारे हो सकते हैं, पर चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे मान लो हमारे पास ये पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ठीक है, और इसमें मैंने एक पॉइंट चूज किया, दिस पॉइंट इज 9,6. देखो 9,6 इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x को 9,6 सेटिस्फाई कर रहा है. देखो 36 है ना. नाउ a chord is drawn passing through 9,6. a focal chord is drawn. मान लो ये पॉइंट A है, क्वेश्चन है फाइंड B. फाइंड B तो कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. हमको A पता है, हमको इसका फोकस पता है, तो हम इक्वेशन लिख लेंगे और पैराबोला सॉल्व कर लेंगे. सुनने में जो बहुत इजी लग रहा है, इट विल टेक एटलीस्ट 2 मिनट्स. टेल मी इफ आई एम रॉन्ग. भाई इक्वेशन लिखोगे, पैराबोला के साथ सॉल्व करोगे तो 1-2 मिनट तो लग ही जाएंगे ना, इतना आसान थोड़ी ना है, टाइम तो लगता ही है ना लिखने में. बट जिसको ये रिलेशन पता है, जिसने ये रिलेशन याद कर रखा, उससे क्या करना होगा? उसे केवल T1 आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जैसे उसको T1 मिल जाएगा उसको T2 भी मिल जाएगा. कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1? T1 की वैल्यू क्या है? 3. T1 इज 3 भाई, क्योंकि जो पॉइंट होता है वो होता है a T1 स्क्वायर, a 1 है, तो T1 इज 3. और अगर T1 3 है तो T2 क्या होगा? Tell me. -1. -1/3. -1/3. If T1 is 3, then T2 has to be -1/3, because T1 T2 -1 होने वाला है. और अगर T2 -1/3 आ रहा है, if T2 is -1/3, so coordinates of point B, ये तो थे a T2 square, 2a T2. T2 -1/3 है, and remember a is 1. कंपेयर कर लो, y square equal to 4x लिखा हुआ है, so a is 1. So what is our answer? B के coordinates क्या है? 1/9 -2/3. -2/3. So why this property is important? Because it will save you time. और कोई बात नहीं. क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके हैं हमारे पास दूसरे भी, बट अगर हमने रिजल्ट याद नहीं कर रखा है तो काफी टाइम लग जाएगा. इसलिए ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है. चलो सर ये T1 कैसे फाइंड किया था? T1 क्वेश्चन में, अच्छा T1 ये तुम पूछ रहे हो T1 3 कैसे आया? अगर तो जो हाँ. पहला पॉइंट है a क्या होता है? a T1 स्क्वायर, 2a T1 है ना, हाँ. और यहाँ पे a1 दिया हुआ है. अब जरा इसका y कोऑर्डिनेट देखो, जो दिया हुआ है 6 दिया हुआ है ना. सर A1 कहाँ पे दिया है? a1 अच्छा हाँ, उधर इक्वेशन है. ओके हाँ. इक्वेशन है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4 हाँ a सर, मैं वो देखा ही नहीं. 2a T1 इक्वल टू 6 हो गया, तो T1 3 आ गया. ठीक है, नोट कर लो भाई, नोट कर लीजिए इसको आप. अच्छा, कल किसी ने इसी ग्रुप से मुझे टेक्स्ट किया, मैसेज किया था कि भाई हम किस पे फोकस करें, जेई पे, कॉलेज पे, ये करें वो करें. तो मैं तो बता दूं कि ये जो है ना, ये डिफरेंट चीजें नहीं है यार.
ना, ये कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो रहा है. सो इफ आई कवर अ टॉपिक इन जेई मैथ्स है, जेई फिजिक्स है, जेई केमिस्ट्री है, जो भी, if you have covered, if you have prepared a topic, let's say in mathematics up to JEE main level only, चलो advanced भी नहीं, main level, तो rest assured तुम्हारा बोर्ड लेवल का तो वो चैप्टर प्रिपेयर हो चुका है अनडाउटेडली. तुम्हें बोर्ड में जितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, लेकिन हाँ मतलब मेन लेवल पे वो प्रिपेयर्ड हो चुका है, तो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो तुम्हें थ्योरी समझ में आ गई है, तो ये अलग चीजें नहीं है. हाँ, एक ही चीज अलग होती है, मैं पहले से बता रहा हूँ, एक ही चीज डिफरेंट है, और वो है रिप्रेजेंटेशन, जो लिखने का तरीका है, एक अप्रोच. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, यस, बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, कैसे सॉल्व किए, रफ वर्क कर लिया, कितने स्टेप्स मिस कर दिए, फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन जब वही तुम स्कूल के एग्जाम में लिख रहे होगे तो वो स्टेप्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. बट हमें नॉलेज तो है, हमको पता तो है ही ना यार, केवल लिखने का तरीका तो चेंज हो रहा है. अच्छी हैंड राइटिंग में हमने लिख दिया. डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली जो है मेन का बेटर है, कहीं ज्यादा अच्छा है. तो इसमें कोई डरने की, कोई एप्रीहेंशन नहीं होना चाहिए कि हम तो मेन की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड कैसे तैयार होगा. परेशान मत हो. अगर तुम एक चैप्टर को यहाँ तैयार कर रहे हो तो वो चैप्टर डेफिनेटली स्कूल के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा. बट कंडीशन ये है कि यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, ढंग से तुम्हें पढ़ना चाहिए. और दूसरी बात ये है कि कंपेयरिंग टू स्कूल, हालांकि सब लोग इंटीग्रेट के ही हैं, अभी भी इंटीग्रेट प्रोग्राम में हम आगे ही जा रहे होंगे, कुछ ये सब चैप्टर्स पहले हो चुके हैं, लेकिन जब ये चैप्टर कोचिंग में फिनिश होता है तो मेरे ख्याल से मिनिमम, मतलब अगर तुम चेक करना चाहते हो कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, तो एनसीईआरटी का आंख बंद करके जो क्वेश्चन उठाओ, या स्टेट लेवल का जो भी क्वेश्चन तुम उठाओ, वो तुमसे होना चाहिए. अदरवाइज तुम्हें चैप्टर समझ नहीं आया. बहुत सिंपल सी बात. अगर हमसे हमारी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ये चैप्टर फिनिश करने के बाद, कोई भी क्वेश्चन है ना, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पिक किया जाए, हमसे हो रहा है, तो फिर हमको ये चैप्टर आता है. अदरवाइज प्रॉब्लम है भैया, अभी भी प्रॉब्लम है कि हम बोल रहे हैं मेन और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमसे एनसीईआरटी और स्टेट के क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं. तो इतना अगर तुम इंश्योर कर लो, केवल इतना अभी के लिए, क्योंकि रिवीजन होगा और रिवीजन भी बहुत थॉरो होगा, हम चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, बैकलॉग्स होंगे या जो भी होंगे वो सब वहां पे एड्रेस हो जाएगा. अभी तुम केवल इतना इंश्योर कर लो कि भाई कोई भी क्वेश्चन अगर मुझसे टेक्स्ट बुक से पूछ रहा है तो मैं आंसर कर सकता हूँ. और बुकलेट में जो स्टार्टिंग वाली जो इजी एक्सरसाइज हैं, उस जो स्टेट लेवल आर्काइव्स हैं, ये सब क्वेश्चंस अगर मुझसे पूछे जाए मैं आंसर कर सकता हूँ. यूर अंदर ऑन द वेरी राइट पाथ, बिल्कुल सही जगह पे हो तुम. और जो तुम्हें लग रहा होगा कि अभी तो मैं एडवांस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो एडवांस लेवल पे पहुंचने का मतलब एक तरीके से तुम इनिशिएटिव ले चुके हो, एक दो स्टेप्स और आगे जाना है तो तुम बहुत आराम से पहुंच जाओगे. तो बहुत हड़बड़ाओ मत कि बैकलॉग का मतलब ये नहीं है कि तुमने जेई एडवांस वाले लेवल के क्वेश्चन तुमने नहीं किए. कोई बात नहीं, एडवांस लेवल क्वेश्चन तुम बाद में कर लोगे, ये बैकलॉग नहीं है. बैकलॉग तब है जब तुम्हारी कोई थियरी मिसिंग है, जब तुमसे एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो वो अब बैकलॉग बन गया. अब इसका मतलब है कि तुमने प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं की, है ना. तो इतना इंश्योर कर लो कि अब पैराबोला जब फिनिश होगा तो एक बार जरूर अपनी टेक्स्ट बुक उठा के देखना, और कोई रैंडम मिसलेनियस जो सबसे डिफिकल्ट वाली एक्सरसाइज होती होगी एंड में, उसमें से रैंडम क्वेश्चंस पिक करना और देखना तुमसे वो क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. तो मुझे पिंग करना, मुझे बताना कि यहाँ पे ये चैप्टर के क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो रहे हैं, क्या किया जाए, कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा उसका. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी बोर्ड्स के लिए नहीं बट मेन के लिए इंपॉर्टेंट है. और तुमने उसका एक एग्जाम्पल देखा, कितना टाइम सेव हो गया. इवन हमको पता है तो T2 निकल सकता है. चलो दूसरी प्रॉपर्टी पे आता है. प्रॉपर्टी नंबर 2, we want to find the length of focal chord passing through A T for y square equals to 4x. तो भाई यहाँ पर एक बार फिर मैं क्वेश्चन तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे मैंने कहा था कि एक ही पॉइंट काफी है, जस्ट वन पॉइंट इज सफिशिएंट.
टू ड्रॉ अ फोकल कॉर्ड। तो इस बार वो एक पॉइंट मैंने मान लो टी ले लिया है, दिस वन पॉइंट इज टी, और टी का मतलब सबको पता है, टी का मतलब है 80 स्क्वायर कॉमा 280। और अब हम चाहते हैं इस फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालना। इस फोकल कॉर्ड की लेंथ यानी AB की लेंथ हमको निकालनी है। टेल मी ऑल, अब डिस्कस करते हैं कि इसकी लेंथ निकालने का बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। मेथड हो सकता है बहुत सारे हो, बट बेस्ट मेथड क्या होगा? बताओ। नवीन बताएगा? नहीं बताएगा? चला गया, गुस्सा हो गया, कोई बात नहीं। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड पासिंग थ्रू A फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये पॉइंट अगर A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 80 स्क्वायर 280, तो इस फोकल कॉर्ड की लेंथ कैसे निकाली जाए? एनीवन? सर हमें बी पॉइंट का टी पता है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो सबसे पहला और सबसे इजी मेथड ये है कि अभी हमने एक प्रॉपर्टी ऊपर पढ़ी है, मैंने तुम्हें दिखाया भी इस प्रॉपर्टी का एडवांटेज, कि अगर फोकल कॉर्ड की एक एक्सट्रीमिटी हमको पता है T1, तो हम T2 निकाल सकते हैं। यहां पर भी हमको एक तरफ पता है ना कि 1.80 स्क्वायर 280 एक्सट्रीमिटी जो पैरामीटर T है, तो B क्या होगा? अरे भाई B अगर मान लो मैंने T2 अज्यूम कर लिया, तो T इंटू T2 इक्वल टू -1 है ना, तो सर B ए वाला बाय पैरामीटर क्या टी होगा? स्क्वायर कॉमा माइनस 2a अपॉन टी। करेक्ट। T1 T2 -1 है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है -1/t होना चाहिए यहाँ पे B वाला पैरामीटर, यानी जो B के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? A -1/t स्क्वायर क्या हो जाएगा? A/t स्क्वायर, और 2AT, तो t की जगह पे -1/t, तो -2a/t, बिकॉज t इंटू -1/t इक्वल्स टू -1, T1 T2 इक्वल्स टू -1। और एक बार तुम्हें B मिल गया और A तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तो अब तुम डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता नहीं कब से तो जल्दी लगाओ, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला, और मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो सिंप्लीफाई करो, और बताओ कि AB की लेंथ क्या है। फाइंड द लेंथ ऑफ दिस फोकल कॉर्ड। योर आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ A एंड T ओनली, और कुछ नहीं आना चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना कितना मुश्किल है? 80 स्क्वायर माइनस A/t स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस 2AT प्लस 2A/t होल स्क्वायर, है कि नहीं? 2AT प्लस 2A/t होल स्क्वायर। अब इसको तुम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो सिंप्लीफाई करो, और मुझे फाइनल आंसर बताओ। देखो आंसर अच्छा आएगा, मतलब ऐसा आएगा जिसको तुम याद रख सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा है कि तुम्हें याद हो सकता है, कोई बहुत डिफिकल्ट रिजल्ट नहीं आएगा। देखो सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। सर √5 into t square minus 1/t square into a, ऐसा है। रूट क्या? रूट 5 into t 5? square minus 1/t तुम square। 5 बोल रहे हो? हाँ सर। पाई कहां से आ गया? पाई? सर 5। अच्छा 5, मैं कहा पाई बोल। हाँ। 5 कैसे आएगा? 5 नहीं आएगा। 5 कैसे आएगा? देखो ना, अच्छा
गलती कर दी थी। हाँ कुछ मिस्टेक हो गई, बिकॉज जब तुम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो देखो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, राइट? ए कॉमन निकाला ब्रैकेट से मैंने, और ये जो टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर, ये फैक्टराइज हो सकता है, दिस इज टी प्लस 1/t, टी माइनस 1/t, और देखो होल स्क्वायरिंग भी है, ये होल स्क्वायर्ड है। जो दूसरा एक्सप्रेशन है वहां से देखो 2a कॉमन निकल रहा है, होल स्क्वायर हो गया, 4a स्क्वायर हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो टी प्लस 1/t होल स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, देखो ए स्क्वायर टी प्लस 1/t होल स्क्वायर, ए स्क्वायर टी प्लस 1/t होल स्क्वायर, ये कॉमन निकल गया। तो ये तुम्हें याद होगा कि हम हमेशा मॉड यूज करते हैं जब कभी हम रूट एक्स स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, तो रूट एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स, रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स। तो इसलिए यहां से कॉमन निकलना तो मॉड में लिखना a इंटू टी प्लस 1/t, ये बाहर आ गया। और अब देखो स्क्वायर रूट में क्या बचा हुआ है, t माइनस 1/t होल स्क्वायर प्लस 4। व्हाट इज t माइनस 1/t होल स्क्वायर प्लस 4? ये सॉल्व होगा, देखो सॉल्व करो, देखो ये सॉल्व होगा। सर t प्लस 1/t का also। यस, ये t प्लस 1/t होल स्क्वायर है, बिकॉज देखो ना 4 को हम लिख सकते हैं t इंटू 1/t, दिस इज a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab, विच इज a प्लस b होल स्क्वायर। तो पूरा सॉल्व करने के बाद यू मस्ट गेट दिस, तुम्हें ये मिलना चाहिए, ऐसा कुछ। इट इज मॉड ऑफ a इंटू टी प्लस 1/t होल स्क्वायर। ये है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड की लेंथ मॉड a इंटू टी प्लस 1/t होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ सर। ओके, तुम लोगों ने एएमजीएम पढ़ा है क्या? Yes. सभी को एएमजीएम हाँ पता सर। है? पता है। तो देखो मैं एक ऐसे ही एड ऑन फीचर समझ लो इसका, कि टी मान लो पॉजिटिव, मान लो उस पर एएमजीएम लग सकता है। अगर मैं टी और 1/2 का अरिथमेटिक मीन निकालूं तो क्या होगा, टी प्लस 1/t/2, है ना? अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, नेगेटिव की अगर तुम्हें चिंता हो तो मॉड लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो t प्लस 1/t/2 अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। क्या होगा t और 1/t का ज्योमेट्रिक मीन? रूट ओवर t इंटू 1/t विच इज 1। 1। हाँ, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है कि भाई जो t प्लस 1/t है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, जिसका मतलब हुआ कि t प्लस 1/t का जो होल स्क्वायर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इट इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 4। यानी कि जो तुमने फोकल कॉर्ड की लेंथ निकाली है, देखो उसमें एक्सप्रेशन है ना t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, यानी कि जो AB है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मॉड a। क्या मतलब हुआ इस बात का, कि किसी भी फोकल कॉर्ड की जो लेंथ है, फोकल कॉर्ड की लेंथ, ये लेंथ, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4a। व्हाट इज 4a? डू यू रिमेम्बर व्हाट इज 4a? 4a क्या होता है? लैटरल रेक्टम की लेंथ। यानी लैटस रेक्टम वो फोकल कॉर्ड है जिसकी लेंथ मिनिमम होगी। ये डायग्राम देख के भी दिख ही रहा है, समझ में आ रहा है हमको कि लैटस रेक्टम वो फोकल कॉर्ड है जिसकी लेंथ मिनिमम होती है। क्यों भाई? ठीक है ना? समझ में आ रही है? Yes. ये देखो यहां से ये प्रूव हो रहा है। चलो तो नोट कर लो, नोट कर लिया तुम लोगों ने पूरा? क्या था क्वेश्चन? था इजी नहीं था? अगर मुझे t1 t2 इक्वल्स टू -1 पता है तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है ना यार, केवल डिस्टेंस फॉर्म लगाना है हमको। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं।
भाई किसी पॉइंट पे कहीं भी कोई डाउट हो तो उसको क्लियर कर लेना है। फिर मैं बोल रहा हूँ, हमने केवल यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है, बट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने से पहले हमने प्रॉपर्टी यूज की है, कौन सी? T1 T2 इक्वल्स टू -1। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नोट कर लिया सभी ने? Yes. नोट हो गया? sir. सो नेक्स्ट, फिर से एक बार हम फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालने जा रहे हैं, ठीक है? लेंथ ऑफ अ फोकल कॉर्ड which makes angle theta with axis of parabola। तो अब बनाते हैं। एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ जो फोकल कॉर्ड है वो एक फिक्स एंगल बना रही है विच इज थीटा। सो हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड? अब क्वेश्चन फिर से मेरा ध्यान से सुन लो, क्योंकि आंसर इस बार इन टर्म्स ऑफ थीटा आना चाहिए। सो वी वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ फोकल कॉर्ड व्हिच मेक्स थीटा एंगल विद द एक्सिस ऑफ पैराबोला। फिलहाल यहाँ पे एक्सिस तो एक्स एक्सिस ही है, तो मान लो स्लोप ऑफ द कॉर्ड इज tan थीटा, ऐसा मान लो दिया हुआ है। तो इसकी लेंथ कैसे निकाली जाएगी? अच्छा, ये जो थीटा एंगल है, मान लो थीटा फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो ऐसे कितनी कॉर्ड्स पॉसिबल हैं, ऐसे कितनी फोकल कॉर्ड्स हो सकती हैं जो एंगल थीटा बनाएंगे एक्स के साथ? क्या ये यूनिक होगी या यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकती हैं? क्या लगता है? इफ थीटा इज एक ही फिक्स्ड, होगी। एक ही होगी ना यार, क्योंकि फोकस से पास हो रही है तो पॉइंट तो फिक्स्ड है, और एंगल अगर हमने फिक्स कर दिया तो फिर ऑब्वियसली पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लो, मतलब नेगेटिव से मान लो एक और थीटा बन सकता है, बट पॉजिटिव से तो एक ही बन सकता है, यूनिक कॉर्ड। इसकी लेंथ कैसे निकाली जाए, क्वेश्चन ये। सर ऊपर वाली यूज करेंगे प्रॉपर्टी t इज इक्वल टू 2 cot थीटा वाला। बट वो थीटा डिफरेंट था, याद है? वो सर थीटा था एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट विद वर्टेक्स। ये थीटा अलग है, ये थीटा हमने फोकस से हाँ ज्वाइन हाँ कर रखा है। हाँ सर, इसमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ सकता है a। हाँ, बट ये तुम्हारा तरीका बिल्कुल सही है कि जो चीज हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, जैसे ये देखो, ये रिजल्ट हम डिराइव कर चुके हैं। वी ऑलरेडी नो द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, बट in terms of t, where t is the parameter, used in the parametric equation of parabola, या फिर कह सकते हो कि जो पॉइंट हमने अज्यूम किया है that point is 80 square, 280। अब जो आंसर इन टर्म्स ऑफ t है उसको थीटा में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें केवल t और थीटा को रिलेट ही तो करना है। तो ऐसा मान लो कि ये जो पॉइंट है, एक बार ऐसा मैंने मान लिया कि ये पॉइंट 80 स्क्वायर, 280 है। लेट पॉइंट ए बी 80 स्क्वायर, 280, ये पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया। अब मैंने क्या कहा, मुझे टी और थीटा को रिलेट करना है। टी और थीटा को रिलेट कैसे किया जाए? टी और थीटा का रिलेशन क्या है? तो क्लियर दिख रहा है स्लोप से। जो स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड है, स्लोप ऑफ ए बी है, वो tan थीटा तो होगा। डायग्राम देखो, व्हाट इज स्लोप ऑफ ए बी? tan थीटा, इजंट इट? बट वही स्लोप हम निकाल सकते हैं यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, y1 माइनस y2 अपॉन, क्योंकि ये फोकस तो पास हो ही रहा है ना। क्या आएगा स्लोप देखो, 280 माइनस 0 डिवाइड बाय 80 स्क्वायर माइनस a। तो अभी समझ में आ रहा है ना? दिस इज 2t अपॉन
टी स्क्वायर माइनस 1। कहीं भी कोई चीज में दिक्कत हो तो उसको तुरंत यहाँ पे मुझे रोक कर पूछ लेना यार। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी अप्रोच रटो मत, लिख के बैठो मत, ये सोचो कि मैंने इस तरह स्टार्ट क्यों किया, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक रिजल्ट डिराइव्ड है। जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, तो मेरे पास लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का एक फॉर्मूला तो है ही मेरे पास, a इंटू टी प्लस 1/t होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टी नहीं, इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालना है। तो अप्रोच क्या होगी, ऑब्वियसली हम टी और थीटा को रिलेट करने की कोशिश करेंगे ना, कि टी और थीटा में क्या रिलेशन है, राइट? तो टी और थीटा में ये रिलेशन है। सर हमने ये रहा स्लोप ऑफ ए बी कैसे लिखा, बताओगे वापस? स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकाला? अच्छा, ये 2 पॉइंट फॉर्म है, देखो ना, y2 माइनस अच्छा हाँ, उससे ओके, हाँ हाँ। x2 माइनस x1, इससे स्लोप निकल गया। अब ये जो रिलेशन है इसको ध्यान से देखो, बिकॉज ये जो 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 है, अगर मैं इसको मान लो मैं सर, इसको रेसिप्रोकेट हूँ, मैं तो टी को नीचे ले लेंगे। हाँ, मैं रेसिप्रोकेट क्यों कर रहा हूँ अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सर So, टी इज इक्वल टू माइनस tan थीटा बाय 2 है। अभी देखते हैं टी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, तो इसको ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 1/t। टी स्क्वायर माइनस 1/t की वैल्यू क्या लिखी है? 2/tan थीटा, विच इज 2 cot थीटा। दिस इज 2 cot थीटा। t square minus 1/t is 2 cot theta. What is t square minus 1/t? It is t minus 1/t, which is 2 cot theta. अब जरा ध्यान दो लेंथ पे, हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला ये रहा, जिस कॉर्ड की तुम्हें लेंथ निकालनी है ए बी, उसका ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, मॉड ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। एंड यू हैव दिस इंफॉर्मेशन, यू हैव t minus 1/t. So do you think you need to find the value of t? तुम्हें t की वैल्यू निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, बिकॉज t प्लस 1/t होल स्क्वायर को बहुत इजीली t माइनस 1/t में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। कैसे? कौन सी एल्जेब्रिक? होल स्क्वायर प्लस 4 उसका a प्लस b का होल स्क्वायर इज a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, isn't it? बताओ सही है कि नहीं? हाँ हाँ सर। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a माइनस बी होल स्क्वायर। अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था, t और t देखो कैंसिल हो गया, and we already have t minus 1/t in terms of theta. If you will substitute this, देखो रिजल्ट अच्छा आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? 4 cot square theta plus 4. And what is your final answer? It is what? 4 mod a. What is 1 plus cot square theta? Cosec square theta. क्यों भाई, बात समझ में आ रही है? यस So 4a cosec square theta is the length of focal chord if theta is the angle between the focal chord and the axis, या कह सकते हो कि tan theta is the slope in case of standard parabola, otherwise this formula is always correct. मतलब पैराबोला कैसा भी हो, अगर थीटा एक्सिस और कॉर्ड के बीच का एंगल है तो उसका आंसर 4 mod a cosec square theta। और एक बार फिर तुम बड़े इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमको पता है कि cosec square theta जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। cosec साइन का रेसिप्रोकल हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो ये जो फोकल कॉर्ड है वो हमेशा 4a से बड़ी। तो मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज 4a, which is the latus rectum. नोट कर लो। तो देखो हमने कहीं जल्दी आंसर, मतलब ये क्वेश्चन ठीक ठाक था बट कहीं जल्दी आंसर निकल गया, जस्ट बिकॉज हमने एक रिजल्ट ऑलरेडी डिराइव किया हुआ। वो रिजल्ट हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ था, इसलिए हमारा आंसर जल्दी आया।
अदरवाइज हो सकता है हमको टाइम लगता है। तो दिस वन इज अ बिट इम्पोर्टेंट, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। हालांकि अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम इसको नहीं याद रखो तो चलेगा, लेकिन अगर याद रखोगे तो हो सकता है, चांसेस लो हैं बट हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए और तुम डायरेक्टली उसका आंसर लिख दो, अगर तुम्हें याद रहे 4 mod a cos x square theta। सो आउट ऑफ ऑल 3 प्रॉपर्टीज, जो हमने अभी तक 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी वो तो याद रखनी ही रखनी है, t1 t2 इक्वल्स टू -1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो तो याद करना ही करना है। बाकी के 2 रिजल्ट तुम्हारे ऑप्शनल है याद करना नहीं करना, लेकिन रिजल्ट कैसे हमने डिराइव किया वो चीज समझ में आनी चाहिए। तो बताओ, सबको समझ में आया हमने कैसे निकाली फोकल कॉर्ड की लेंथ? ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। Yes. हाँ यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया तुम लोगों ने? यस सर। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट जो भी है, फोर्थ प्रॉपर्टी। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, actually this property is common to all the conics. So this property works in case of parabola as well as ellipse as well as hyperbola, सब में common है। सुनो ये प्रॉपर्टी क्या है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी ये है कि भाई मैं पहले तुम्हें एक्सप्लेन करूं कि ये प्रॉपर्टी क्या है। So this is a focal chord, ordinary focal chord, जो हमको पता है। Now you can see this focal chord will always be divided in 2 parts. 2 segments होंगे, right? एक segment होगा ये BS और एक segment होगा AS. AS and BS, correct? Because focal chord it has to pass through focus. और अगर ये chord focus से pass हो रही है, जिसको होना ही पड़ेगा, तो फिर focus हमेशा इस chord को 2 parts में divide कर रहा होगा, 2 segments होंगे, right? But this property says that harmonic mean, actually इसका नाम ही है harmonic mean property, harmonic mean of the 2 segments divided by focus, 2 segments of a focal chord is equal to the length of semi-latus rectum. Semi means half the length of latus rectum. इसको पढ़ लो, समझ लो, and can you interpret the statement in English to statement in mathematics? What is harmonic mean of the 2 segments in this diagram? See, AS और BS का harmonic mean क्या होगा? Can you tell me what is harmonic mean of AS and BS? What is harmonic mean of 2 numbers? 2ab by a plus b. 2ab by a plus b, correct. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2as into bs and divided by as plus bs. ये तो होगा 2ab upon a plus b, harmonic mean of as and bs. And this is equal to what? The length of semi-latus rectum. The length of semi-latus rectum. बताओ ना, latus, हाँ, latus rectum length होती है 4a, तो half the length, half of the latus rectum, it is 2a. तो अगर तुम चाहो तो इस 2 को कैंसिल कर सकते हो, और ये है वो रिजल्ट जो हमको प्रूव करना है, as bs upon as plus bs is equal to a. चाहो तो उसको रेसिप्रोकेट करके लिख सकते हो, अच्छा दिखेगा। 1 by as
plus 1 by bs equals to 1 by a. So this is harmonic mean property, and this property is common to all the conics. So first you note it down, इसको note कर लो, इसको याद भी रखना, और अब हम सोचेंगे कि इसको derive कैसे किया जाए, इस प्रॉपर्टी का डेरिवेशन क्या होगा, प्रूफ क्या होगा, देखते हैं। पहले नोट कर लो। सभी को स्टेटमेंट समझ में आ गया? नोट कर लिया? Yes, sir. हाँ अब बताओ इसको प्रूफ कैसे करोगे? बताओ यार। सर, ASBS की लेंथ फाइंड करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ASBS की लेंथ कैसे निकालोगे ये बताओ, क्योंकि यहाँ पर चलो S तुमको पता है, स्टैंडर्ड पैराबोला है ये, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। S तुमको पता है, इट इज a, 0। तो क्या करें, a और b को अज्यूम करें? हाँ a और b को अज्यूम कर लें। ठीक है, ठीक है, तुम गलत तो नहीं बोल रहे हो। a और b को अज्यूम करेंगे तो आगे कुछ बढ़ सकते हैं, बट इज इट द बेस्ट अप्रोच? मतलब क्या इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता? थोड़ा और सोचो ना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अब तुम डिस्टेंस फॉर्म लगाओगे, फिर उसको ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। भाई तुम्हारे मेथड में तुमने इसको मान लो T1 अज्यूम कर लिया, इसको T2 अज्यूम कर लिया, या फिर T1 T2 -1 को पता ही है, तो T2 भी -1/T1 हो जाएगा। अब तुम कह रहे हो कि मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक है, लेकिन तो पता है रूट आएगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हो सकता है सिंप्लीफाई भी आराम से हो जाए, बट क्या हम उस पूरे प्रोसेस को अवॉइड कर सकते हैं क्या? और थोड़ा बेटर मेथड है हमारे सर, हम पास? लोग ऐसे देख सकते हैं कि S कितने रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं ASBS को। सर, A वो और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का कुछ कर अच्छा, तुम कह रहे हो कि ए से डायरेक्ट्रिक्स पे। डायरेक्ट्रिक्स के पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो उससे हमको AS मिल जाएगा, ऐसे B से ड्रॉप कर दें, ये कह रहे हो ना? हाँ सर। गुड, नॉट बैड। मतलब एक तरीके से हम AS और BS की लेंथ ही निकाल रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। नाइस। तो थोड़ा हमने बेटर काम कर लिया, बिकॉज डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डालकर लेंथ निकालना इजी होगा कंपैरेटिवली। भाई वो ये कह रहा है कि अगर हमने यहाँ पर यहाँ पे इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स बना दी, और मान लो मैंने A से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसा, ये M है, और B से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये N है। तो अगर मुझे BS चाहिए, BS तुमको पता है BS इक्वल्स टू BN होगा,
और अगर मुझे एएस चाहिए तो मुझे पता है कि एएस इक्वल्स टू एएम होगा। अब मुझे डिस्टेंस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? बिकॉज एएम निकालना या बीएन निकालना बड़ा आसान है। क्यों आसान है भाई? क्योंकि ये लेंथ ऑलरेडी हमको पता है कि ए है, और ये लेंथ यहां से यहां तक की बी का एक्स कोऑर्डिनेट है, विच इज व्हाट? 2 8। नो 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 नो, इट इज a t2 स्क्वायर एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ सर। है ना? तो क्या हो गया बी एस या बी एन, या कितना आ जाएगा? a t2 स्क्वायर प्लस, मतलब a1 + t2 स्क्वायर, और ऐसे as क्या आ जाएगा? a1 + t1 स्क्वायर। वेरी गुड। तो अगर तुम इस तरीके से कर रहे हो तो आई डोंट माइंड, बिकॉज तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं किया, तुमने थोड़ा दिमाग लगाया कि PS इक्वल टू PM, पैराबोला की जो प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट्रिक्स से लेंथ निकालना बड़ा आसान होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये बहुत ही आसान है। और अब अगर हम इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो देखो ना, क्या प्रूफ करना है हमको? ये 1/AS + 1/BS इक्वल्स टू 1/A। तो अगर मैं LHS से स्टार्ट करूं, LHS, तो देखो AS की जगह पे क्या आएगा? देखो AS क्या है? AS ये A इंटू ब्रैकेट में 1 + t1 स्क्वायर and again A in brackets 1 + t2 square. So obviously we can take 1/A common, और 1/A कॉमन लेने के बाद थोड़ा बेटर फील हो रहा है, बिकॉज हम मुझे प्रूव करना है। देखो उसमें राइट हैंड साइड में 1/A आ रहा है, तो उसका मतलब हम सही ट्रैक पे हैं। अब जो बचा हुआ है देखते हैं वो क्या आता है। क्या आएगा भाई? क्या आएगा? न्यूमरेटर में एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 1 + t1 स्क्वायर 1 + t2 स्क्वायर, एंड व्हाट डू यू गेट इन न्यूमरेटर? क्या मिलेगा? 1 + t1 स्क्वायर + 1 + t2 स्क्वायर, इजंट इट? ये मिलेगा ना यार एलसीएम हाँ लेने हाँ के सर। बाद। हाँ सर। और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर में आई हैव t1 स्क्वायर + t2 स्क्वायर + 2, एंड व्हाट डू वी हैव इन डिनोमिनेटर? In denominator we have t1 square plus t2 square plus t1 square t2 square plus 1. सर न्यूमरेटर में t1 स्क्वायर + 1/t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ अगर हम बनाना चाहें, लेकिन क्या उसकी जरूरत है? T1 देखो T2 पहले से ही नीचे है तो वो 2 बन जाएगा। यहाँ पे देखो एक t1 t2 आ गया है। अब अच्छा क्योंकि हाँ हमको हाँ ऑलरेडी सर। पता है कि भाई t1 t2 जो है वो -1 होता है, t1 t2 इज -1, तो अगर मैं वहां पे -1 रख दूं, -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो दिख रहा है साफ साफ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, आंसर इज 1/A. So harmonic mean of the two segments will be equal to the length of semi-lateral section. ठीक है, नोट करो। और अगर कोई चीज मेरे ख्याल से इसमें समझने में तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें ये चीज स्ट्राइक नहीं करती है कि हमको PS = PM यूज करना था, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो है ही हमारे पास। अल्टीमेटली हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। प्रॉपर्टी एक तरफ जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इस हार्मोनिक मीन प्रॉपर्टी को याद रखना। एडवांस लेवल में हो सकता है कहीं ना कहीं यूज में आए, मेन लेवल तक तो नहीं आएगी, कभी एडवांस में हो सकता है ये प्रॉपर्टी काम में आए। नोट करो। प्रूफ नोट करो उसका। अरे विवान, विवान, विवान है क्या? विवान नहीं है? विवान कहाँ चला गया भाई?
तो अभी नहीं है। ओके तो ये समझ में आया अभी, ये प्रॉपर्टी का प्रूफ सबको समझ में आ गया ना? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। हाँ ओके यस सर। चलो एक एक क्वेश्चन ट्राई करो। uh, if yes, if A, B and CD, if A, B and CD are focal chords, in a parabola, then comment on the point of intersection. Comment on the point of intersection of AC and DD. That means मैं तुम्हें बताऊं क्या मैं पूछना चाह रहा हूं मैं, कि अगर ये हमारी एक चलो ये पैराबोला है, and जैसे दिस इज AB हो गया, और एक और फोकल कॉर्ड है सपोज CD। तो हमने AC और BD मतलब A और C सेम सेगमेंट पे हैं और B और D सेम सेगमेंट पे हैं, अगर एक्सिस के रेस्पेक्ट देखा जाए तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसके बारे में कुछ बताना है, क्या उसमें कुछ स्पेशल होगा नहीं होगा ये चीज बतानी है। तो BD को ज्वाइन करो, AC को ज्वाइन करो, एंड लेट्स अज्यूम their point of intersection is P. So what can you say about P, point P? सर उसका लोकस वगैरह निकालना है क्या? लोकस ही मान लो। मतलब क्या इस पॉइंट में कुछ स्पेशल होगा, क्वेश्चन ये है। क्या इस पॉइंट में कुछ, मतलब ये पॉइंट किसी इसका लोकस कुछ स्पेशल होगा, किसी कहीं ये पॉइंट फिक्स तो नहीं होगा, फिक्स तो नहीं हो सकता, किसी फिक्स लाइन पे है ये पॉइंट। तो कैसे स्टार्ट करोगे इसको बताओ। टेक टाइम, कोई कोई जल्दी नहीं है, सोचो आराम से। स्टार्ट कैसे किया जाए इसको।
अरे कुछ तो बताओ, स्टार्ट कैसे करोगे? दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन का लोकस निकालो। करेक्ट, पर वो लाइन बनाए कैसे? भाई पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा ना हमको। जैसे मान लो हाँ मैंने सर। ए को मैंने मान लो T1 अज्यूम कर लिया। अगर ए को मैंने T1 अज्यूम किया है तो फिर बी तो फिक्स हो गया ना। बी क्या हो गया? -1/T1, T1 T2 -1। ऐसे ही अगर मैंने सी को मान लो T2 अज्यूम कर लिया तो अभी डी फिक्स हो गया ना। -1/T2। बताओ सही बात है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो अब व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ AC? बताओ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ AC? तो T1 T2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमको ऑलरेडी पता है। कॉर्ड की इक्वेशन पता है ना हमको, क्या है? x - y T1 + T2/2 प्लस a T1 T2 = 0। ये तो हमको ऑलरेडी पता है। क्या होगी इक्वेशन ऑफ BD? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ BD? बताओ। B और D से पास होने वाली जो कॉर्ड है, क्या हम सेम इक्वेशन यूज नहीं कर सकते? द ओनली चेंज विल बी इस बार जहां, 1/T1। हाँ, जहां पे T1 T2 लिखा हुआ है उसकी जगह पर -1/T1 -1/T2 आ जाएगा। दैट्स इट। और क्या चेंज होगा? देखो एक कॉर्ड की इक्वेशन लिखने से कितना फायदा मिलता है। हमको बार बार डिराइव नहीं, हमको बार बार 2 पॉइंट फॉर्म यूज नहीं करनी पड़ रही है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, मुझे बताओ क्या आ रहा है। सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? x प्लस हो जाएगा ये y में क्या आएगा यहाँ पर? T1 + T2 अपॉन 2 T1 T2 है ना। और यहाँ पर प्लस a अपॉन T1 T2 = 0। तो कैन यू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइंस का? क्या हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं? बताओ, निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते? निकाल कैसे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सबट्रैक्ट कर दो भाई। यहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा और कर लेते हैं काम। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को T1 T2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये थोड़ी सी देखो और अच्छी हो जाएगी। x T1 T2 प्लस y टाइम्स T1 + T2/2 प्लस a = 0। तो थोड़ी बेटर इसलिए हो गई बिकॉज अब अगर तुम इसको ऐड कर दोगे, कॉल दिस इक्वेशन 1, कॉल दिस इक्वेशन 2, तो y वाली टर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, है कि नहीं? y × T1 + T2/2 एंड व्हाट विल यू गेट? और उसको ऐड करते हैं, ऐड करें, क्या आएगा? x 1 + T1 T2। सर x -a आ रहा है। यस सर कुछ डायरेक्ट्रिक्स से रिलेटेड है क्या? यस 1 + T1 T2 × x + a = 0। That doesn't mean 1 + T1 T2 0 नहीं हो सकता है। 1 + T1 T2 अगर 0 हो गया तो क्या मतलब है? जो AC है वो खुद फोकल कॉर्ड होगी, बट AC फोकल कॉर्ड नहीं हो सकती, राइट? क्योंकि AB फोकल कॉर्ड है और B और C सेम नहीं है। तो अगर ये 0 नहीं है
1 प्लस T1 T2 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि जो x है वो माइनस a है। एंड व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या हुआ? सो जो p है, p lies on the डायरेक्ट्रिक्स। ये जो पॉइंट p आएगा ये पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स पे होगा। सर y कोऑर्डिनेट फाइंड करने की जरूरत नहीं है ना? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, ये पॉइंट p वेरी तो करेगा, पॉइंट p की पोजीशन चेंज तो होगी, पर लेकिन x वाला कांस्टेंट आ गया। हाँ जो x कोऑर्डिनेट है वो फिक्स रहेगा इसका। अब तुम चाहो तो y निकाल सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर लो, पहले इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दो, x की जगह पर माइनस ए डाल के देख लो कि y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है। क्या आ रहा है y कोऑर्डिनेट? x को माइनस ए में डाल दिया, x इक्वल्स टू माइनस ए, तो ये क्या आएगा? a कॉमन T1 T2 माइनस 1 ऐसा आएगा अपॉन T1 प्लस T2, ये आएगा। तो कहने मतलब ये है कि जो y कोऑर्डिनेट है वो तो चेंज होगा, वो T1 T2 पे डिपेंडेंट है, लेकिन जो x कोऑर्डिनेट है वो T1 T2 पे डिपेंड नहीं है ना? x कोऑर्डिनेट इसका कांस्टेंट है, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। एक और अच्छी प्रॉपर्टी कि अगर दो फोकल कॉर्ड्स के एक्सट्रीमिटीज को ज्वाइन करके दो नई कॉर्ड्स बनाई जाए, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमेशा फोकल कॉर्ड पे ही लाई करेगा। और ये कोई भी हो सकता है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमने इन दोनों को ज्वाइन किया। अगर तुमने इसको ज्वाइन किया होता, इसको ज्वाइन किया होता, अब ये डायग्राम में दिख नहीं रहा है, लेकिन ये आगे जाकर कहीं ना कहीं डायरेक्ट्रिक्स पे ही मीट करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये थोड़ा बेटर लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस कह सकते हो कि लोकस हमने निकाला कि इस पॉइंट का लोकस डायरेक्ट्रिक्स होगी। ठीक है, तो आज इधर रखते हैं। फोकल कॉर्ड के बारे में जो मैंने बताया है इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन बातों को ध्यान रखना। जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको एक बार देख लेना। और सर कई से क्वेश्चन